बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल इत्तेहाद कॉलेज ऑफ फार्मेसी एंड हेल्थ साइंसेज रहीमिया ख़ान। आज के इस लेक्चर में हम क्लास फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन में सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री में चैप्टर विटामिन डी का 5th लेक्चर करेंगे। और आज के इस लेक्चर का टॉपिक होगा डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी, जिसमें से कुछ डेफिशिएंसी हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं और ये उसी का ही नेक्स्ट जो रिमेनिंग डेफिशिएंसीज रहती थी हमारी, वो हम आज पढ़ेंगे। तो उन डेफिशिएंसीज के बाद आती है टेटनी। इट में अकर व्हेन सीरम कैल्शियम लेवल फॉल टू 1 mg%, जबकि नॉर्मल जो कैल्शियम लेवल होता है सीरम में वो होता है 9 to 10 mg%। तो नेक्स्ट कंडीशन है ऑस्टियोमलेशिया। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि अगर तो चिल्ड्रन में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हम उस कंडीशन को कहेंगे रिकेट्स। सेम उसी तरह हमने कहा था कि अगर अडल्ट में यही कंडीशन हो जाए तो हम उसको कहेंगे ऑस्टियोमलेशिया। तो इसी वजह से ऑस्टियोमलेशिया को अडल्ट रिकेट भी कहा जाता है। इट मोस्टली अकर इन वोमेन who have little exposure to sunlight and economically poor and undergone repeated pregnancy and lactation। तो ऑस्टियोमलेशिया बेसिकली अडल्ट रिकेट है, तो ये ऐसी वुमेन में होती है जिनमें कम एक्सपोजर होता है सनलाइट का। इससे पहले भी हमने प्रीवियस लेक्चर में ही ये बात डिस्कस की थी कि अगर सनलाइट का एक्सपोजर होगा तभी तो विटामिन डी की एक्टिवेशन होगी। मतलब ये कि अगर डाइटरी इंटेक सही है किसी भी वुमेन का विटामिन डी के लिए, अगर वो उनकी जो न्यूट्रिशन है उसमें उनको विटामिन डी जो है सही अमाउंट में मिल रहा है, लेकिन फिर उसके बाद उनको सनलाइट का एक्सपोजर नहीं हो रहा, तो जैसे आप सब जानते हैं सनलाइट का एक्सपोजर नहीं होगा तो एक्टिवेशन नहीं होगी विटामिन डी की। अगर विटामिन डी की एक्टिवेशन नहीं होगी तो एक तरह से उसकी डेफिशिएंसी होगी बॉडी में, वो अपना फंक्शन शो नहीं करेगा जब तक कि वो कैल्सिट्रायोल की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये उन वुमेन में होती है जो जिनका लिटल एक्सपोजर होता है सनलाइट में और वो इकोनॉमिकली पुअर होती हैं, यानी कि उनमें डाइटरी इंटेक की जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। और इसके अलावा अगर कोई रिपीटेड प्रेगनेंसी या लैक्टेशन से गुजरे तो उनमें भी ये कंडीशन हो सकती है। नेक्स्ट कंडीशन है नेक्स्ट जो ऑस्टियोमलेशिया में ही होता है वो क्या हो सकता है कि ये बोन मिनरल्स जो हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं। ये हमने प्रीवियस ही जो है लेक्चर उसमें डिस्कस किया था कि जो बोन्स हैं उसमें ये मिनरल्स यानी कैल्शियम और जो फॉस्फेट है वो डिपॉजिट हुआ होता है, और यही जब मोबिलाइज हो जाएगा यानी वहाँ से मूव करेगा, तो बेसिकली वो मूव वहाँ से इसलिए करेगा ताकि जो कैल्शियम का लेवल है वो सीरम में नॉर्मल किया जा सके। लेकिन जब कैल्शियम का लेवल सीरम में नॉर्मल किया जाएगा तो साथ में बोन में भी बोन्स जो हैं वो पोरस हो जाएंगी या वीक हो जाएंगी या वो फ्रेजाइल जो है वो इजीली हो सकती हैं। तो ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में होता क्या है कि बोन जो हैं उसके जो मिनरल्स हैं यानी कैल्शियम और फॉस्फेट जो है वो मोबिलाइज हो जाते हैं, वो वहाँ से मूव कर जाते हैं। और ऐसी कंडीशन की वजह से अगर एक्सरे किया जाए तो एक्सरे शोज़ लेस डेंस एंड लेस मिनरलाइज्ड बोन। तो ऐसी कंडीशन के बाद जो एक्सरे होगा उसमें जो बोन्स होंगी वो कम डेंस, यानी कि उनकी डेंसिटी जो है वो कम होगी, कम शो होगी। अगर आपको याद हो हमने प्रीवियस ही कुछ लेक्चर्स में क्लास में डिस्कस किया था पोरोसिटी को, और इसके अलावा हमने तभी ऑस्टियोप्रोसिस भी किया था जब हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन कर रहे थे एंडोक्राइनोलॉजी में। तो अगर आपको याद हो तो बिल्कुल वैसे ही जो बोन्स हैं वो उनके जो मिनरल्स हैं वो मोबिलाइज हो जाते हैं, जिनकी वजह से एक्सरे में ये शो होता है कि बोन्स जो हैं वो लेस डेंस हैं और लेस मिनरलाइज बोन्स हैं, जिसमें कैल्शियम मोबिलाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फेट मोबिलाइजेशन। बोन्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और साथ साथ में ईजी टू गेट फ्रैक्चर हो जाती हैं, यानी कि ईजीली फ्रैक्चर हो सकता है ऐसे पेशेंट का। नेक्स्ट जो टर्म है वो है बोइंग ऑफ लेग्स, जो कि ऑस्टियोमलेशिया में हो सकती है। बोइंग ऑफ लेग्स हमने रिकेट्स में भी पढ़ी है। सेम वैसे ही बेंडिंग ऑफ लोअर लेग बोन हो सकती है। नेक्स्ट टर्म है लूजर जोन। ये जो लूजर जोन है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेडियोग्राफिक फीचर है, यानी कि ये एक्सरे में जो है शो होता है। ये लूजर जोन कुछ इस तरह से होता है, अब आपको नज़र आ रहा होगा इस इमेज में, जैसे कि एक्सरे आपको अपने अभी पढ़ा कि ये रेडियोग्राफिक फीचर है, ये एक्सरे में दिखता है। होता क्या है, ये जो लूज़र बोन्स होती हैं यहाँ पे ये लेस डेंसिटी शो होती है। लूज़र जोन को हम सूडो फ्रैक्चर भी कहते हैं, यानी कि फॉल्स फ्रैक्चर भी कहते हैं। मतलब ये कि असल में फ्रैक्चर हुआ नहीं होता, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशन में बोन्स जो हैं वो लेस डेंस हो जाती हैं, और उनकी डेंसिटी कम होने की वजह से ऐसा लगता है कि वो जो पार्ट है वहाँ पे फ्रैक्चर हो चुका है, लेकिन वो फ्रैक्चर होता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी कम हुई होती है। तो ये जो है ये लूज़र जोन कहलाता है, या फिर हम इसको सूडो फ्रैक्चर भी कहते हैं।
सूडो कहते हैं हम फॉल्स को, PSEUDO वाला सूडो, और साथ में फ्रैक्चर, तो फॉल्स फ्रैक्चर भी हम इस कंडीशन को कहते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है मस्कुलर वीकनेस। ऑब्वियसली मसल जो है वो वीक हो जाएंगे। पेशेंट विल फाइंड डिफ़िकल्टी इन क्लाइंबिंग स्टेयर्स एंड गेटिंग आउट ऑफ चेयर, और इसके साथ साथ पेशेंट जो है वो उसको सीढ़ियाँ चढ़ने में और चेयर से उठने बैठने में भी प्रॉब्लम होगी या मुश्किल होगी। स्पॉन्टेनियस फ्रैक्चर या कोलैप्स हो सकता है वर्टिब्रा का, और ऐसे पेशेंट में कॉमन होता है। फिर उसके बाद है टेटनी में भी मैनिफेस्टेड बाय कार्पोपीडल स्पाज्म एंड फेशियल ट्विचिंग। अब ये दोनों टर्म क्या हैं? बेसिकली कार्पोपीडल जो है इसमें जो है स्पाज्म हो सकता है, पेन हो सकती है, जैसे कि आपको फर्स्ट इमेज में नज़र आ रहा है। सेकंड जो है फेशियल ट्विचिंग। ट्विचिंग कहते हैं हम फड़फड़ाना या मूव करना। तो जो फेशियल मसल्स होते हैं ये इस तरह से फड़फड़ाते हैं या फिर मूव करते हैं या हिलते हैं। नेक्स्ट टर्म है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। अब टॉक्सिसिटी क्या होती है? अब जब हम ड्रग्स में कभी भी टॉक्सिसिटी पढ़ेंगे, वैसे आपको पता होगा कि टॉक्सिसिटी जो है जहर, किसी भी चीज़ का जो है वो टॉक्सिक जब हम बात करते हैं तो वो उसके जहर के उसमें टर्म्स में आता है। लेकिन जब हम ड्रग्स में या फिर अभी किसी भी केमिकल एजेंट में, बायोकेमिस्ट्री में टॉक्सिसिटी को पढ़ेंगे तो उसका मतलब होता है एक्सेस अमाउंट में होना, उतनी अमाउंट में होना जितनी बॉडी को रिक्वायरमेंट ही ना हो, तो वो कंडीशन टॉक्सिसिटी में चली जाती है। तो विटामिन डी की टॉक्सिसिटी जो है बेसिकली वो हाइपर विटामिनोसिस डी कहलाती है। यही टर्म हम विटामिन ए में भी पढ़ चुके हैं। तो हाइपर विटामिनोसिस डी में क्या क्या कंडीशन हो सकती है, यानी कि अगर विटामिन डी एक्सेस अमाउंट में बॉडी में मौजूद है तो क्या हो सकता है? ऑब्वियसली जब विटामिन डी की कंसंट्रेशन की बात आती है, साथ में आपके माइंड में फ़ौरन से कैल्शियम फॉस्फेट का लेवल भी आता होगा। तो अगर तो विटामिन डी की एक्सेस अमाउंट हो जाए बॉडी में तो रेज्ड यानी कि ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है सीरम कैल्शियम लेवल और सीरम फॉस्फेट लेवल। इसके साथ साथ जो प्लाज्मा में कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो भी बढ़ जाता है, और इस कंडीशन में नोज़िया, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया की कंडीशन हो जाती है। ये सब क्या हैं? तो नोज़िया कहते हैं हम मतली को। फिर है एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया कहते हैं हम लॉस ऑफ एपिटाइट या भूख का ना लगना। वॉमिटिंग कहते हैं कै हो जाना, उल्टी हो जाना। पॉलीयूरिया, टर्म पॉली का मतलब है मैनी, यूरिया जो है वो यूरिनेशन के लिए है। पॉलीयूरिया लफ्ज़ यूज़ किया जाता है इंक्रीज्ड यूरिनेशन के लिए। पॉलीडिप्सिया, पॉली कहते हैं हम मैनी को या इंक्रीज़ को या ज़्यादा होने को। डिप्सिया जो है वो थर्स्ट से, प्यास से रिलेट करता है। पॉलीडिप्सिया यानी कि प्यास का ज़्यादा लगना और यूरिन का ज़्यादा आना, पॉलीयूरिया। फिर है जीआईटी डिस्टर्बेंस हो सकती है किसी भी तरीके से, और किडनी स्टोन फॉर्मेशन हो सकती है, किडनी में स्टोन फॉर्म हो सकते हैं। कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन है तो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो सकता है ऑफ बॉडी टिश्यू, बॉडी के टिश्यूज़ में, पार्टिकुलरली कहाँ पे? आर्टरीज़ और किडनी में। आर्टरीज़ और किडनी में कैल्सिफिकेशन यानी कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम हो सकता है इस कंडीशन में। तो यह है टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन डी। तो आज के इस लेक्चर तक, यहाँ तक हमारा जो टॉपिक है विटामिन डी का वो कंप्लीट हो गया। इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह विल डिस्कस अबाउट विटामिन ई, और कोशिश करेंगे कि एक ही लेक्चर में विटामिन ई का जितना मैक्सिमम टॉपिक हो सके उसको कंप्लीट कर लें, उसको कवर कर लें। तो नेक्स्ट लेक्चर में विटामिन ई पढ़ेंगे। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।